हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन को हम लोग दो पार्ट में करेंगे। तो इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कोलोनाइजेशन। थोड़ा सा रिपीट देख लेते हैं कि कोलोनाइजेशन में हमने अब तक क्या किया है और उसके बाद डीकोलोनाइजेशन देखते हैं। सो डीकोलोनाइजेशन जो है वो काफी शॉर्ट टॉपिक है। जनरली क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लिंक करते हुए वर्ल्ड वॉर 1 से, जो कि हमारा कल का टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट डेफिनेशन ऑफ कोलोनियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेस देखा था कि बैकग्राउंड क्या था, कौन कौन सी यूरोप के अंदर कंट्रीज जो थी जो कॉलोनीज बना रही थी। वाइकिंग के बारे में हमने पढ़ा। देन टाइप्स क्या क्या होते हैं, लाइक डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, देन प्रोटेक्टोरेट स्टेट, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। ठीक है। हमने रुडियार्ड किपलिंग ने जो एक व्हाइट मैन्स बर्डन करके पोयम देखी थी, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। देन व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द कोलोनाइजेशन, age of discovery, population pressure, technological advancement, then industrial revolution. Like this quote, God, glory, and gold. This led to the colonization and the slave trade. Most important, slave trade के बारे में हमने उसकी हिस्ट्री देखी और क्या क्या इम्पैक्ट हुआ वो देखा। देन हाउ अफ्रीका बिकेम द हब फॉर द स्लेव ट्रेड एंड द लेटर ऑन अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हुई थी। देन उसके बाद हमने देखा इंपीरियलिज्म क्या होता है, न्यू इंपीरियलिज्म के बारे में हमने बात किया। डिफरेंस बिटवीन कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म वी हैव स्पोकन अबाउट। देन हमने वी हैव स्पोक अबाउट कि न्यू इंपीरियलिज्म का क्या मतलब होता है एंड व्हाट वर द फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, नेशनलिज्म, डिक्रीज इन जियोग्राफिकल स्पेस एंड टेरिटोरियल स्पेस, more use of greater forces than the colonial expansion, कैसे इंक्रीज हो रहा था। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था कोलोनियलिज्म का वो हमने देखा था, जो कि हम आज तक फेस करते हैं, लाइक elite white settlers everywhere in the world, then slave trade that led to the mass killing, then policy of divide and rule, और इस पॉलिसी को हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। देन लॉस ऑफ इकोनॉमिक एंड अंडर डेवलपमेंट। स्प्रेड ऑफ कोलोनियलिज्म कहाँ कहाँ हुआ, अफ्रीका में किस तरीके से हुआ था। ठीक है। देन एशिया में कैसे हुआ था और अफ्रीका का पार्टीशन कैसे हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्लिन कॉन्फ्रेंस एंड द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका जिसको बोला जाता है। देन वी हैव अंडरस्टूड द colonialism in Africa with the help of map, क्योंकि वो एक आसान तरीका होता है समझने के लिए, और आई थिंक अगर आप मैप का यूज करोगे that will also help you to understand in a more better way. देन वी हैव स्पोक अबाउट कि धीरे धीरे कोलोनियलिज्म जो है वो एशिया में किस तरीके से फैला था, पहले वेस्ट एशिया, देन टर्की को किस तरीके को डिवाइड किया था रशिया एंड ब्रिटेन ने विद द हेल्प ऑफ अग्रीमेंट। और ये पार्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम पे रशिया और ब्रिटेन के बीच में अग्रीमेंट हुए थे दैट एक्चुअली चेंज द इक्वेशन इन होल यूरोप। चाइना के अंदर कोलोनियलिज्म था वो किस तरीके से डिफरेंट था, लाइक कैसे ओपियम वॉर हुआ था चाइना के अंदर, दैट वी हैव डिस्कस्ड। एंड फिर हमने डिस्कस किया था यूएसए ने किस तरीके से पैसिफिक ओशियन के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाई थी, जो कि आज तक भी प्रेवेलेंट है। देन वी हैव स्पोक अबाउट कि आज डीकोलोनाइजेशन हम बात करेंगे, डीकोलोनाइजेशन के बारे में। तो डीकोलोनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले डीकोलोनाइजेशन जो है वो 3 फेज में हुआ था। एक फेज हम जो समझेंगे जो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले हुआ था, एग्जाम्पल यूएसए, तो उन्होंने डीकोलोनीज कॉलोनीज को डीकोलोनाइज करना शुरू कर दिया था। देन फेज 2 हम समझेंगे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में पीरियड, जिसको इंटर वॉर पीरियड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, एंड किस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो इंपॉर्टेंट डायनेसिटी थी उनका कोलैप्स हो गया था। एग्जाम्पल ऑटोमन डायनेसिटी। रशिया रशिया में भी हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वहां पे रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, तो किस तरीके से वहां पे जो डायनेसिटी है, ज़ार डायनेसिटी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। देन ऑस्ट्रिया के अंदर देखेंगे हैब्सबर्ग डायनेसिटी, एंड ऑस्ट्रिया के अंदर जो हैब्सबर्ग डायनेसिटी हो गई थी, वहां पे जो किंग जो मारा गया था वो हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा था कि ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो है, वहां की जो डायनेसिटी है वो सबसे ज्यादा पावरलेस हो गई थी, और दैट्स लेड टू द डीकोलोनाइजेशन, ऑटोमन एम्पायर। फिर हम देखेंगे फेज 3 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 से के 1990 तक। ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यू इंपीरियलिज्म।
ठीक है। न्यू कोलोनियलिज्म भी हम देखते हैं तो काफी लेट तक जो है 1990 तक चला था। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी कॉलोनीज, अभी भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड है या फिर ऐसे छोटी छोटी कंट्री है जो कि यूरोपियन पावर और बड़ी पावर यूएसए के कंट्रोल में है। ठीक है, 1990 तक अगर बहुत सारे हुए थे, लाइक मलाया पेनिनसुला, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री, लाइक एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज है जिनको 1990 तक जो है वो डिकोलोनाइज किया गया। फेज वन की अगर हम बात करते हैं तो फेज वन में हम ये देखते हैं कि अफ्रीका, फेज वन के अंदर यूएसए जो है सबसे पहले डीकोलोनाइज हो गया था। दैट लेड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उनके यहाँ ब्रिटेन ने कॉलोनी बना रखी थी अमेरिका को। देन 1791 के बाद हम देखेंगे हैती इंडिपेंडेंट हुआ था। हैती रेबेलियन फेमस भी है, स्लेव अपराइजिंग हुई थी वहां पे। फिर धीरे धीरे ये एक ऐसा फेज था जहां पे साउथ अमेरिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन की जो कंट्रीज हैं उन्होंने धीरे धीरे इंडिपेंडेंट की डिमांड की थी एंड दे स्टार्टेड गोइंग फॉर द डीकोलोनाइजेशन। इंडिपेंडेंट हुआ, मूवमेंट हुए वहां पे, लाइक फॉर एग्जांपल 1811 में वेनेजुला, चिले, पराग्वे। देन 1816 में अर्जेंटीना, देन कोलंबिया, देन कोस्टा रिका, गुटाटेमाला, मैक्सिको, निकारागुआ एंड पनामा। देन 1822 में बोलीविया, इक्वेडर एंड ब्राजील। तो अगर आप ये देखो कि 1822 के अंदर क्या चल रहा था यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर अगर देखो तो ये वो फेज था जहां पे वियना कांग्रेस जो है वो हुई थी 1815 के बाद। 1815 में हुई थी। नाउ इट वाज अ फेज ऑफ लाइक गोइंग टुवर्ड्स इटली यूनिफिकेशन एंड जर्मनी यूनिफिकेशन होगा इसके बाद, क्योंकि 1830 का रिवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये वो वाला फेज था जहाँ पे अभी भी नेशनल अवेयरनेस जो है, नेशनल कॉन्शियसनेस जो है वो चाहिए। लेकिन जो साउथ अमेरिकन और सेंट्रल अमेरिकन की जो कंट्रीज है वहां पे कंटिन्यूसली देखो इंडिपेंडेंट की मूवमेंट की डिमांड हुई एंड दैट लेड टू द डीकोलोनाइजेशन। ठीक है। फेज टू में हमने देखते हैं वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच का पीरियड, दैट इज इंटर वॉर पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मतलब आप कुल मिला के ऐसा सोच लो 1914 के बाद का जो पीरियड है वो क्या है। ठीक है, 1917 के बाद का पीरियड जो है ऑलमोस्ट वो देखना है हमें। ठीक है, तो मास नेशनलाइजेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे पीक पे था। ग्रेट डिप्रेशन था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। वाई? बिकॉज मार्केट नहीं था। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो थी वो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच था, जिसकी वजह से कंट्री कंट्री के पास अगर मनी होगा ना तो ही वो किसी कॉलोनी को रख सकती है और रिसोर्सेज को रख सकती है, क्योंकि वो तभी पावरफुल है। लेकिन कंट्री के पास अगर डेंसिटी डिक्लाइन हो रही है, वो अपने में इंटरनल इतने स्ट्रगल चल रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंट्री और एनी कंट्री टू मेक होल्ड ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक है, यही रीजन था कि इंडिया को भी इंडिपेंडेंस इसलिए मिली थी क्योंकि ब्रिटेन की पावर वर्ल्ड वॉर टू के बाद कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गई थी। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था कि किसी कॉलोनी को मेंटेन करके रखा जाए। ठीक है, देन वी हैव स्पोक अबाउट कि कैसे हम नहीं, ओनली द फैक्चुअल थिंग वी हैव स्पोक अबाउट कि रशिया, जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये जो है वो बड़ी बड़ी पावर जो है वो कोलैप्स हो गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो बहुत डिफिकल्ट था कि लोग इनकी पावर को और उनकी जो सोवरेंटी है उनको मतलब आई मीन उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें कॉलोनीज के साथ। तो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे चालू हो गया था। देन आप देखो फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पहले चेकोस्लोवाकिया नहीं एग्जिस्ट करता था, इंडिपेंडेंट मिला 1938 के अंदर। नाजी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस को एनेक्स कर लिया था। दैट एक्चुअली लेड टू द नेशनलिज्म अमंग दीज चेकोस्लोवाकिया स्लैव्स पीपल के अंदर। ठीक है, फिर उस टाइम पे जर्मनी और यूएसएसआर ने भी पैक्ट किया था कि हम यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यूएसएसआर ऑक्यूपाई करेगा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्रीज को एंड फिनलैंड को, और पोलैंड जो है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो है वो हम सबसे बड़ा एक रीजन देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। ठीक है, जर्मनी ने रशिया पे अटैक किया था 1939 के अंदर। ठीक है, तो ये हम फैक्ट जो है वो धीरे धीरे बाद में देखेंगे। नाउ फेज थ्री अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद का, तो यहाँ पे फिलीपींस जो थी उन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी। साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं, फिलीपींस ने डिमांड की थी 1946 के अंदर, लेकिन वहां पे धीरे धीरे एनेक्स हो गया था बाय द जापान। ठीक है, तो फिर भी किसी प्रकार वहां के लोगों ने रिवोल्ट किया, फिलीपींस के लोगों ने, अगेंस्ट जापान, एंड दैट लेड टू द फिलीपीन इंडिपेंडेंस ऑफ फिलीपींस इन 1946। वर्ल्ड वॉर टू के वन की बात करें तो पोर्टुगल ने 1961 के अंदर गोवा को इंडिपेंडेंट किया था एंड गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। 1961 में मोजाम्बिक, गिनिया, अंगोला, फिर 1966 के अंदर ये कुछ टर्म्स थे, गुआन, सुरिनाम एंड बेल्जी, ये लोग जो है वो इंडिपेंडेंट हुए थे।
नेदरलैंड जो है वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर लिया था नाजी ने। नेदरलैंड की जो पोजीशन है वो बेल्जियम के पास है, ठीक है। लेकिन जापान ने वहां पे कैप्चर कर लिया था इंडोनेशिया को 1940 के अंदर। लेकिन विद द हेल्प ऑफ लेटर, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन एंड यूएसए, इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। कुछ कुछ टॉपिक है जो मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगी, लाइक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड ऑल दिस, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि किस किस कंट्री को कब कब डीकोलोनाइज हुआ, क्योंकि कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका काफी बार पूछा हुआ है, एशिया भी चांसेस से पूछ सकते हैं, तो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस भी पूछ सकते हैं। तो आई होप दिस फेजेस विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग। ये एग्जैक्ट एज इट इज आप आंसर के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। अफ्रीका को भी इंडिपेंडेंस मिली लाइक 1950 में, लीबिया को 1951 में, देन इजिप्ट, ठीक है। मलाया, मलाया पेनिनसुला जो है वो अगर हम देखते हैं तो ये पीटी रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाता है। मलाया जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ मलेशिया, देन सदर्न पार्ट, सदर्न टिप ऑफ थाईलैंड एंड म्यांमार एंड सिंगापुर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान वाज ओवरथ्रोन फ्रॉम द मलाया, क्योंकि जापान जो है वो काफी वीक हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आफ्टर द लाइक ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब बाय यूएसए, नागासाकी एंड हिरोशिमा। ब्रिटिश ने कंट्रोल ले लिया था, बट सिंस वी नो ऑल नो डेट कि ये वो वाला पीरियड था जहाँ पे स्वेज कैनाल भी चल रहा था। स्वेज कैनाल का इशू भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। विद द हेल्प ऑफ दैट ब्रिटिशर्स जो है वो मलाया को बहुत लंबे समय तक रख नहीं पाए थे, एंड मलाया को मलेशिया पूरा इंडिपेंडेंस मिल गया था 1957 के अंदर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि इम्पैक्ट क्या क्या हुआ डीकोलोनाइजेशन का, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि डीकोलोनाइजेशन के बाद बहुत सारे स्टेट एग्जिस्टेंस में आ गए, ठीक है। सबने अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। कंपटीशन बढ़ गया था दो आइडियोलॉजीज के बीच में, लाइक वर्ल्ड डिवाइडेड बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। नाम हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट डेवलप हुआ, दैट इज गुड ओनली, ठीक है। देन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टेट्स ने डेवलप की, क्योंकि डीकोलोनाइज हो गए तो अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी तो डेवलप करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके बाद बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज आए। आज जो हम अफ्रीका के अंदर बहुत सारे सिविल वॉर्स देखते हैं, इनफैक्ट बाकी कंट्रीज का भी एशियन कंट्रीज पे या अफ्रीकन कंट्रीज पे जो डोमिनेंस देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और मिलिट्री, वो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन ओनली। तो बहुत सारे बॉर्डर इश्यू और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी डेवलप हुए। ग्लोबलाइजेशन, न्यू आइडियोलॉजीज, ये भी इसी टाइम पे इमर्ज हुई। देन वी सी द कि किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, जैसे कि आप वेस्ट एशिया के अंदर एट प्रेजेंट देखते हो, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। किस तरीके से साउथ सुडान में जो इश्यू हो रहा है, ठीक है, ताइवान में जो इश्यू हो रहा है, दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। नियो कोलोनियलिज्म, जो कि अभी हम इकोनॉमिक वॉर देखते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन इन टर्म्स ऑफ लाइक वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, ठीक है। ये एक तरीके का वही है, चाइना और जापान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, और किस तरीके से यूएसए की जो पॉलिसी है पैसिफिक ओशियन के अंदर अग्रेसिव, तो ये जो है दैट इज अ नियो कोलोनियलिज्म ओनली। उसके बाद अगर हम देखते हैं आप ये देखो कि एक तरीके से डीकोलोनाइजेशन हुआ क्यों था। डीकोलोनाइजेशन होने का रीजन सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब जो मेजर कंट्री है, जो होम कंट्री, जो कॉलोनियल पावर है, उन्होंने सपोर्ट देने ये बोला था कि अगर आप हमें वर्ल्ड वॉर के अंदर सपोर्ट दोगे तो वी विल गिव यू इंडिपेंडेंस। इंडिया का भी सबसे बड़ा यही रीजन था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो कम से कम 20,000 सैनिक जो है कम से कम लेके गए थे ब्रिटेन की हेल्प के लिए, एंड उनको रिटर्न में ये वादा किया गया था कि हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे अगर आप हमारी इस तरीके से मदद करोगे, ठीक है। दो पावर एमर्ज हुई थी लाइक यूएस एंड यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। देखते हैं जो उन्होंने सपोर्ट किया कि अब डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यूसली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ऐसा ऐसा सस्पिशियस था कि और भी वॉर हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक दूसरी कंट्री सस्पिशियस में रहेगी कि दूसरी कंट्री कभी भी अटैक कर सकती है। सो इससे बेटर है कि हम उसको सबसे ज्यादा हम उनको सप्रेस कर दें, कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को शुरू कर दें और कोलोनाइजेशन को खत्म कर दें, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो इतना ही था, ये रह गया था, सो आई वांटेड टू डिस्कस इट विद यू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये है, आपको ये समझने की जरूरत है कि इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो इसमें क्वेश्चन यही बन सकता है मोस्टली कि राइट द इम्पैक्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, या फिर फेजेस पूछ सकते हैं। तो फेजेस आप दो फेजेस में आप एक्सप्लेन कर दो, उनके एग्जाम्पल्स दे दो, दैट नीड टू बी डन, ठीक है। अब हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं लाइक वर्ल्ड वॉर 1, इंटर वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर 2, ये तीन तो मेजर टॉपिक हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर, देन छोटे छोटे इश्यूज डिस्कस करेंगे लाइक वियतनाम वॉर, ठीक है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया इशू, मोरक्को क्राइसिस, सुएज कैनाल इशू,
कुछ कुछ अफ्रीका के इश्यूज, ठीक है, देन अफगानिस्तान इश्यू। तो ये सारे इश्यूज जो है वो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तब हुए थे, कोल्ड वॉर के टाइम पे भी हुए थे और कुछ वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हुए थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो हमें आज भी देखने को मिलता है, एंड दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर द IR एज वेल। कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है वो चीजें। So I hope you are enjoying this series. Let me know in the comment section अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ और points बताने हैं, या फिर आप चाहते हो कि और भी कुछ किस तरीके से टॉपिक कवर किया जाए. You can always write it on the comment section. So I hope you're enjoying. See you soon. Thank you.